नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमको एक पुराने आईटीआई हैं और ये काम भी कर चुके हैं, मतलब माने डीजीटी की व्यवस्था से ये परिचित है, वहाँ काम कर चुके, फिर इन्होंने आईटीआई खोली है। पता नहीं, नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, पहचान उजागर नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छी आईटीआई चलाते हैं, अच्छी सोच है। तो उन्होंने लिख करके दिया कि सर आपने रिफॉर्म के लिए बहुत सारी चीज़ किया है, कुछ ये चीज़ें हो जाएँ तो बेहतर है। तो मैं वही पीएमओ को ये शिकायत कर रहा हूँ और डीजीटी को भी लेटर लिख रहा हूँ, सारे स्टेट को लिख रहा हूँ, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि क्या रिफॉर्म के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो चलिए 20/8 को मैं प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख रहा हूँ, पीएमओ में शिकायत कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनहित में ज्ञापन दे रहा हूँ मैं। और इसके साथ साथ में मैं सचिव को, मंत्रालय को, डीजीटी को, सभी राज्य के मुख्यमंत्री को, सभी राज्य को मुख्य सचिवों को, कौशल विभाग के जितने प्रमुख सचिव हैं सबको, निर्देशकों को ये दे रहा हूँ कि जो CITS जो कोर्स है आईटीआई का, तो युवाओं के लिए थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैं एक व्यापक सुधार के लिए प्रस्ताव कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा काम है कि जो आईटीआई के लिए बेहतर है, स्टूडेंट के लिए बेहतर है, देश के लिए बेहतर है, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ, मुद्दे उठाता हूँ। यहाँ पर बता दूं कि हमारी एक आईटीआई एक्सपर्ट का ग्रुप है और उस ग्रुप में लगभग 30 से 40 लोग हैं। उनमें से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनसे मेरी बात नहीं होती है या मेरे और उनके विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रुप में हैं और जो मैं गलत करता हूँ उसको वो वहाँ पर जो है तो व्यापक विरोध भी करते हैं। तो उन्हीं में से ऐसे आईटीआई वाले हैं जिन्होंने ये पूरी चीज़ें जो है तो एक प्रस्ताव बनाए हैं सुधार के लिए कि आप जब इतना बड़ा काम कर ही रहे हैं तो कम से कम प्रधानमंत्री से, पीएमओ से, मंत्रालय में, डीजीटी में आईटीआई की ये बात को रखें। इसको जब मैंने रिसर्च किया, क्योंकि 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो ग्राउंड रिपोर्ट पे पाया कि वास्तव में ये चीज़ें सही हैं। जो अच्छी आईटीआई है वो बेचारे मारे जा रहे हैं और जो फर्जी टाइप की आईटीआई है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास फैकल्टी नहीं है, उनके पास जो है तो ठेके में स्टूडेंट वो करते हैं। तो इसलिए इस पर काफ़ी रिसर्च के बाद एक बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं जो पहले सिस्टम में काम कर चुके हैं, आई थिंक डीजीटी में भी काम कर चुके हैं, वो नाम लेना बेहतर नहीं है, उनकी आईटीआई है, बेहतर आईटीआई जो है तो वो चलाते हैं। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, उनके इंग्लिश को समझने में मेरे को 5-6 दिन, हफ्ते भर लग गए। उस इंग्लिश को एक एक चीज़ को मैंने ट्रांसलेट जब किया, उसकी हिंदी किया, उसकी हिंदी करने के बाद फिर इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ ली। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ और मेरे को लगता है कि देश भर की जो आईटीआई हैं, बेहतर आईटीआई हैं, वो इस चीज़ को मानेंगी और इसको डीजीटी भी मानेगी। इसलिए ये प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले पीएमओ को, अधिकारियों को, डीजीटी को ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो ये आप लोगों का कोर्स है तो उस पर सबसे पहले जो है तो प्रति यूनिट, प्रति ट्रेड के हिसाब से भाई साहब 20 से बढ़ा करके 25 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम अभी ये नहीं बोल रहे कि 30 करिए, 35 करिए, है ना। यहाँ पर 5 अगर बढ़ा दिया जाएगा तो कोई हाय तौबा नहीं मच जाएगा। जहाँ 20 लड़के बैठते हैं वहाँ 25 लड़के बड़े आराम से बढ़ सकते हैं और 5 अगर लड़के बढ़ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो। दूसरी बात क्या है कि ड्रॉप आउट की भरपाई जो है तो 20% अतिरिक्त जो है तो सीटों की व्यवस्था करने, फिटर एवं बिल्डर ट्रेड में विद्युत का जो भार है, आवश्यकता को युक्ति संगत बनाने के लिए इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रवेश योग्यता को सरल कर 10वीं पास करके छात्राओं को, यहाँ छात्राओं लड़कियों की भी बात है, कि कम से कम 30% की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा को और ऊर्जा भार में मान्यता देने तथा निजी आईटीआई के लिए निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क लागू और संशोधित करने के संबंध में ये सुधार प्रस्ताव लाया गया है। हमारी पूरी जो है तो जो बड़े आईटीआई वाले हैं, एक्सपर्ट के ग्रुप में है, देश के सारे राज्य में है ये 40 लोग, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के ना हो। तो उनके तरफ से ये प्रस्ताव एक भेजा जा रहा है जिसको हम पीएमओ के अधिकारियों से, डीजीटी के अधिकारियों से, मंत्रालय से, सबको हम विनती जो कर रहे हैं और एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा काम किया जाए। सचिव महोदया मैडम है, उनके बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि आईटीआई में जो CTS का कोर्स है
उसको थोड़ा सा रोजगार टाइप के बनाया जाए और अधिक अच्छा बनाया। अभी है काम कर रहा हूँ लेकिन और अच्छा बनाया जाए। जो हमारी कंपनियां हैं उनके आवश्यकता के अनुसार अपडेट करते जाइए। जैसे मोबाइल अपडेट हुआ है, 2G 3G 4G 5G चला जा रहा है, ऐसे थोड़ा सा ITI को भी अगर अपडेट किया जाए तो बेहतर है। तो उसके लिए बताया गया है। और मैं पहली बात देखिए कि यहाँ पहली क्या मांग कर रहे हैं कि प्रति यूनिट प्रति ट्रेड प्रशिक्षण क्षमता 20 से बढ़ा करके 25 कर दिया जाए, और जो 20% की सीट है उसमें जो है तो थोड़ी सी व्यवस्था हो, ठीक है ना। तो CTS प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में वर्तमान में प्रति यूनिट प्रति ट्रेड 20 सीटों के बजाय क्षमता को बढ़ा करके 25 सीटें अगर कर दिया जाएगा, यूनिट प्रति ट्रेड करने पर विचार किया जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। देखिए 20 सीट में 5 सीटें बढ़ गई तो कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाए। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने 30 नहीं मांगा, 35 नहीं मांगा, 25 मांगा, बीच में मांगा और जायज़ है। इसमें कोई सी संविधान या कोई सी कानून या कोई सा प्रस्ताव पास करने के लिए बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न अप्रत्याशित कारण से सबसे बड़ी अच्छी ITI में ये हो जाता है कि वो कम फीस के कारण लड़के ड्रॉप आउट हो जाते हैं या किसी कारण से हो जाते हैं। उसमें सीट की वास्तविक उपयोगिता प्रभावित हो जाती है। अब किसी के पास बेचारे के पास 20 ही सीट है, अगर उसके 5 स्टूडेंट चले गए ना तो होता क्या है कि फिर वो 15 रहता है। तो अगर ये 5 स्टूडेंट चले गए, 20% का सुपर न्यूमेरी सीट जो होती है, तो उसको जो है तो थोड़ी सी व्यवस्था किया जा सकता है कि जिससे ड्रॉप आउट के कारण उत्पन्न कमी की भरपाई की जा सके और स्वीकृति प्रशिक्षण की क्षमता भी बेहतर होगी। 5 लड़के बढ़ जाएंगे तो थोड़ी भैया वित्त भी देखिए, फाइनेंशियल भी सपोर्ट हो जाएगा और इसमें कोई मशीन बढ़ाने की और सब कुछ जगह बढ़ाने के काम में नहीं आएगा। 25 हो जाएंगे तो बेहतर होगा। विशेष रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर जैसे बहुकौशल वाले ट्रेडों में इतनी आवश्यकता अधिक है कि इन दोनों ट्रेडों में उद्योगों एवं रोजगार बाजार में व्यापक मांग होने के कारण बड़ी संख्या में युवा प्रवेश लेते हैं। इसलिए प्रशिक्षण क्षमता को CITS के प्रति यूनिट प्रति ट्रेड क्षमता के अनुरूप युक्ति संगत करने का विचार भी किया जाना चाहिए। वर्तमान में इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेडों में कुल CTS सीटों में लगभग 70% तक प्रवेश होने की स्थिति को देखते हुए इन दोनों ट्रेडों की मांग, रोजगार और उपयोगिता को ध्यान रखते हुए सीटों की क्षमता का एक बार पुनः जो है तो मूल्यांकन आवश्यक है। दूसरा है, और ये जो है दूसरे को आपके सामने दिखा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ट्रेडों में छात्राओं के लिए बहुत बढ़िया चीज़ कही गई है कि प्रवेश योग्यता सरल पर 10वीं पास की जाए। ITI के इंजीनियरिंग ट्रेडों में छात्राओं की जो है तो भागीदारी वर्तमान में अपेक्षाकृत बहुत कम है। विशेष रूप से निजी ITI में बड़ी संख्या में सीट रिक्त रह जाती है क्योंकि कई छात्राएं 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण होने के बावजूद भी गणित एवं विज्ञान विषय की निर्धारित शैक्षणिक शर्तों के कारण पात्र नहीं हो पाती हैं। ये बड़ा मुद्दा है कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो 10वीं कक्षा पास हैं लेकिन उनके पास गणित और विज्ञान विषय नहीं है, जिसके कारण जो है तो वो ITI भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करते हुए कम से कम 30% प्रवेश छात्राओं के लिए सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग ट्रेडों की प्रवेश योग्यता को अधिक व्यवहारिक एवं समावेशी बनाए रखना चाहिए और बनाए जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और विशेष रूप से निम्नलिखित 6 प्रमुख इंजीनियरिंग ट्रेडों में 10वीं पास को प्रवेश को आधारभूत योग्यता बनाए जाने पर विचार भी किया जाना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल है, फिर मैकेनिक जो है तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इन ट्रेडों में वर्तमान 10वीं पास, अधिकतम गणित एवं विज्ञान के साथ में अध्ययन जैसी शर्तों का पुनः थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए और इसको लिया करके नियम कानून बना करके अधिक से अधिक छात्राओं को अवसर दिया जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ नए इंजीनियरिंग ट्रेडों में जैसे CNC, रोबोटिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, व्हीकल, IT
तथा ITES तथा पर्यावरण विज्ञान आदि जैसे 10वीं को ही प्रवेश योग्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः समान प्राकृतिक एवं अन्य रोजगार पूरक इंजीनियरिंग ट्रेडों में भी प्रवेश की योग्यता को सरल बनाने का विचार किया जाना चाहिए और ये तर्क संगत है। तीसरा इस पर तो देखिए, मैं भाई बहुत इसमें मैंने देखा है और बहुत नुकसान होता है, खास तौर से जो बिल्डर ट्रेड में प्रवेश की योग्यता 8वीं से बढ़ करके 10वीं की गई। बिल्डर ट्रेड अत्यंत जो है तो महत्वपूर्ण औद्योगिक ट्रेड है देखिए, और इस ट्रेड में निर्धारित पाठ्यक्रम को तकनीकी प्रशिक्षण को बेहतर ढंग से समझाने के लिए, पूरा करने के लिए बिल्डर ट्रेड को न्यूनतम प्रवेश योग्यता यहाँ 8वीं पास से बढ़ा करके 10वीं पास किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे इस ट्रेड में अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षणिक आधार वाले छात्रों को जो है तो प्रवेश होगा और वे आधुनिक औद्योगिक तकनीकी समझने की सहायता मिलेगी। एक चीज़ और यहाँ पर है कि फिटर और बिल्डर ट्रेड में जो बिजली का भार है ना, वो तो यार बिल्डर में 16 यूनिट, थोड़ा सा उसको अपन बात करते हैं कि ITI संचालन में बिजली का भार, विद्युत का जो भार है वो एक महत्वपूर्ण लागत घटक। वर्तमान में निर्धारित विद्युत भार को वास्तविक मशीन उपयोग में, आधुनिक मशीनों में एक साथ सभी मशीनों के संचालन में वास्तविक में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए कि वेल्डर ट्रेड में निर्धारित 16 किलोवाट जो है उसको घटा करके कम से कम 5 किलोवाट कर दिया जाए तो कोई हाय तौबा नहीं होगी भाई साहब। आराम से चीज़ें चल जाएंगी, शिफ्ट बाई शिफ्ट चल जाएंगी। 25-25 बच्चे अगर करेंगे तो हर एक आदमी मशीनें नहीं चलाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिजली का बिल का भार इतना ज़्यादा हो रहा है और 16 किलो वाट लो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो हो जाता है तो फिर ट्रांसफार्मर लगाओ, फिर ट्रांसफार्मर का तो ये एक बिजली का कनेक्शन लेने में बड़ी दिक्कत होती है, नए वालों को, पुराने वालों को भी हो रहा है। तो इस प्रस्ताव को तकनीकी अध्ययन पर आधार पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि सभी मशीनें एक समय पर संचालित नहीं होती हैं तथा वास्तविक अधिकतम मांग निर्धारित स्वीकृति भार से कम हो सकती है। इसी प्रकार फिटर ट्रेड में एक यूनिट में निर्धारित 3.5 विद्युत भार को 2 यूनिट के संयुक्त संचालन के वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार युक्ति संगत किए जाने पर भी विचार होना चाहिए, विशेषकर तब जब 2 लैब और मशीन के उपयोग की अनुमति 2 यूनिट तक हो। यहाँ देखिए समस्या का समाधान भी दिया गया है। हमारे ITI एक्सपर्ट में ऐसे लोग नहीं है, मैं आपको बता दूँ, भले हमसे विरोध है और रहना चाहिए, मैं तो मित्र उन्हीं को मानता हूँ जो मेरा विरोध करते हैं, है ना, जो मेरे को वाहवाही करते तो नहीं। इस पर DGT और अधिकारियों को बोल रहा हूँ। इस प्रकार से बिजली का जो भार है वास्तविक में अधिक उपयोग के आधार पर निर्धारित करने में ITI के संस्थानों की संचालन का जो लागत है वो कम हो सकती है तथा नए संस्थानों की स्थापना और विचार के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। आज की डेट में बिजली का कनेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। इसमें एक चीज़ यहाँ पर मांग है, बड़ी मांग है कि सौर ऊर्जा को भी कुल ऊर्जा के भार में गणना को मान्यता दी जाना चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा जो चला उसके बारे में ITI को भी दे दो भाई, थोड़ा सा कर दो आप लोग, इतना होना चाहिए। देखिए मशीन चले तो वो ठीक है, लेकिन 50% यहाँ मांग हो रही है कि 50% सौर ऊर्जा को कर दो और 50% जो है तो बिजली का जो भार है उसको कर देना चाहिए। तो संयुक्त रूप से जो है तो 100% ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप जो है तो मान्यता देने का प्रस्ताव किया जाए और जो पुरानी ITI चल रही है उनको भी थोड़ा सा कर दिया जाए तो होगा क्या कि ITI बेहतर चलेंगी। मैंने राजस्थान गए थे तो एक आदमी को मैंने देखा था, एक ITI वालों को, वो पूरे उनकी पूरी ITI जो है ना AC थी। तो हमने पूछा क्यों सर? बोले आप देख लीजिए, मैं सौर ऊर्जा दिखा, मैंने न्यूज़ में भी दिखाया था, वो पूरा ऊपर जो है तो सौर ऊर्जा प्रणाली किए हुए हैं। ठीक है, बोले साहब AC वाला हमको नहीं लगता, लेकिन मशीन चलती है तो तब वो होना चाहिए। तो इस पर मेरा कहने का मतलब है कि सौर ऊर्जा, सोलर पर जो है तो जो सरकार प्रधानमंत्री इतना वो कर रहे हैं, तो भैया ये ITI वालों को कह दिया जाए कि आप 50% जो है तो सौर ऊर्जा करिए और 50% आप बिल्कुल मशीन चले। तो उसमें मैं भी नहीं कह रहा हूँ ना, ITI वाले कह रहे हैं, बेहतर राय दे रहे हैं साहब, आपको ही बेहतर राय दे रहे हैं कि अब देश को अगर 2047 तक लेकर के चलना है तो फिर आपको बहुत कुछ चीज़ों को बदलाव करना चाहिए।
सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क का भी संरचना का यहाँ पर उन्होंने बोला। देखिए ये बात सच है, भले हमारे कितने वैचारिक वो होते हैं, लेकिन हमारी जो भी मांगे हैं, वो जो अच्छी ITI चलाते हैं आज की डेट में जो चला रहे हैं, तो उनको देखिए 2022-23 में कह रहे हैं कि 26,000 इंजीनियरिंग ट्रेड को और 21,000 जो है तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड को किए हैं। अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खर्चा हो गया, अब पहले 6-7 हज़ार हो रहे, आप भाई साहब हम ही से कहते हैं भाई साहब आप कह रहे हो कि 17,000 दीजिए, फिर 10% हर साल बढ़ाइए। तो अगर हमको स्कॉलरशिप मिलने लगेगी और इसके अनुसार अगर आ जाएंगी, राज्य सरकारें देने लगेंगी, तो कम से कम हमारी जो है तो भी स्थिति हो जाएगी, तभी हम देने लायक रह जाएंगे। अब मैं जो चला रहा हूं तो उस पर हमारे विवाद भी तो होते हैं। अब वो विवाद के चक्कर में कहते हैं कि सर हम पैसा कहाँ से इतना ज़्यादा पाएं, ठीक है ना। तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि राज्य सरकारें देखें, अगर स्कॉलरशिप दे रही हैं तो वो चेक करें भाई किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। अब फर्जी ITI को आप स्कॉलरशिप दे रहे हो तो वो चल रहे हैं, लेकिन जो अच्छी ITI है वो बेचारा उनको 21,000 26,000 में हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि 26-27 में इसको लागू करिए। चलिए मार्च आ जाएगा तो 27 में लागू कर दीजिए आप, लेकिन इंजीनियरिंग ट्रेड को आप अगर 40 कर देंगे और गैर इंजीनियरिंग को 35,000 कर देंगे। देखिए बड़े संतुलन और जो एक निश्चित चीज़ें हैं कि स्किल भारत आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कहीं न कहीं ITI को, अच्छी ITI को फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, यही मांग है। तो इसको थोड़ा सा देख लें। इसके बाद 7वें में है कि युवाओं के लिए जो है तो ITI को अधिक वो बनाया जाए, प्रशिक्षण की क्षमता को बेहतर उपयोग होगा। ड्रॉप आउट के कारण जो सीट कम हुई हैं उनको भी थोड़ा सा कम किया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन, फिटर जैसे अन्य जो प्रमुख ट्रेड हैं उनको बाजारीकरण जो उद्योग है उसके आवश्यकता के अनुसार जो है तो बनाया जाएगा। और इंजीनियरिंग ट्रेडों में जो है तो छात्राओं को, ये बहुत ज़रूरी है, छात्राओं को थोड़ा सा 30% की जो मांग लिखी गई है उस पर विचार करना चाहिए, इस पर मैं लगूंगा भी। और निजी ITI के संचालन में वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाने के लिए सहायता मिलनी चाहिए। और बिजली का जो भार है, ऊर्जा है, उसको जो है तो युक्ति संगत लागत को किया जाना चाहिए और सौर ऊर्जा को अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। और स्वरोजगार और औद्योगिक रोजगार को, दोनों को अधिक युवाओं को इसमें तैयार किया जाएगा। यहाँ अनुरोध है कि जो छात्र हैं, युवा हैं, छात्राएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, अब तो भाई 24 साल से ऊपर भी कई लड़कियां करती हैं, सिलाई उलाई के लिए करती हैं, सब वो बहनें ही हैं। बाकी 14 से 24 तक हैं तो बच्चियां ही हैं, उससे जो ऊपर है वो बहनें हैं हमारी। तो उनके लिए है कि व्यापक हित में रखते हुए तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक स्तर पर शीघ्र को प्रशिक्षण इसका करवाया जाए और इसको एक कमेटी में भी बैठा करके थोड़ा सा इसको DGT बैठ जाए। ITI के कुछ अच्छे, देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ITI का जो एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो लोग हैं, साउथ के भी हैं, उसमें सारे लोग हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोग भी मिल करके, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सब लोग जो अच्छे ITI वाले हैं उनको भी बुलाया जाए और बुला करके संवाद किया जाए। आप लोग मिल करके उसको बैठिए ताकि मजबूत ITI के लिए स्किल इंडिया की विकसित भारत 2047 की आधारशिला रखी जाए भाई, है ना। तो ये हम मांग करते हैं और PMO से और प्रधानमंत्री जी से, मंत्री जी से और DGT के सारे अधिकारियों से कि इस पर जो है तो देखा जाए। और मैं बता दूं कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य है ITI टॉक शो को कि बेहतर ITI बनाना और बेहतर ITI के लिए काम करना। और देखिए जो गलत है तो गलत है, जो ITI वाले गलत कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए भाई। सब चीज़ लगाइए ना, ये लोग भी अटेंडेंस करने के लिए तैयार हैं, स्टाफ भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़े से फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इस विनती को सुना जाएगा तो बेहतर, ठीक है ना। बैक टू स्टूडियो। चलिए, आपको इससे पता चल गया होगा और अगर आप भी चाहते हो कि कुछ रिफॉर्म के लिए आप PMO को और DGT को बताना चाहते हो तो माध्यम माने ITI टॉक शो के माध्यम से, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम आप भेजिए, मैं उसमें सुधार करूँगा और सुधार करके मैं भी सरकार से मांग करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा
और भाई साहब पौधे जरूर लगाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।